आज हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी जी द्वारा भारत में किए गए प्रथम सफल सत्याग्रह के विषय में, जो कि हुआ था बिहार के चंपारण नामक स्थान पर। वहां के किसानों का अंग्रेज शोषण कर रहे थे और वो जो किसान हैं महात्मा गांधी जी को बुलाते हैं अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए। देखिए, पिछले वीडियोज में हम लोगों ने गांधी जी के बारे में पढ़ा कि किस तरह से महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया। उसके बाद वो जो है 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आ जाते हैं और फिर गोपाल कृष्ण गोखले जी के कहने पर संपूर्ण भारत का भ्रमण करते हैं। इस बीच वो कांग्रेस के अधिवेशनों में भी लगातार हिस्सा लेते रहते हैं। इसी बीच जो है महात्मा गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में जो उन्होंने कार्य किया था उसकी चर्चाएं पूरे भारत में होने लगती है। तो भारत का जो निचला वर्ग है, मतलब जो किसान वर्ग हैं, जो किसान हैं, वो भी जो है गांधी जी के विषय में जानने लगता है कि कोई व्यक्ति है जो दक्षिण अफ्रीका में वहां के लोगों की समस्याओं को सुलझाया था और वो जो है अभी भारत आया हुआ है, तो क्यों ना हम लोग उनसे संपर्क करें। तो ऐसा जो है भारत के किसान अब जानने समझने लगते हैं। तो देखिए, क्या था कि 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अरे वही वाला अधिवेशन जिसमें गरम दल और नरम दल दोनों एकजुट हुए थे। तो उस अधिवेशन में ना महात्मा गांधी ने भी हिस्सा लिया था। गांधी जी जो कि 1915 में आ गए थे, जनवरी 1915 में, और कांग्रेस का अधिवेशन जो है प्रत्येक वर्ष दिसंबर में होता है। तो उन्होंने 1915 के अधिवेशन में भी भाग लिया होगा, 1916 के अधिवेशन में भी उन्होंने भाग लिया था। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में एक व्यक्ति से उनकी भेंट होती है जो कि लखनऊ से थे, बृज किशोर प्रसाद। इसके अलावा राजकुमार शुक्ल जो कि चंपारण के थे, ये भी जो है वहां उनसे मिलते हैं और गांधी जी को चंपारण की समस्या के बारे में बताते हैं। और जो बृज किशोर प्रसाद है ना, वो तो चंपारण की समस्या के संबंध में कि वहां पर हमको जो है कुछ आंदोलन चलाना चाहिए, इस संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था वहां पर एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत करते हैं। तो राजकुमार शुक्ल वह व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी जी को चंपारण आमंत्रित किया था। पहले मैं हेडिंग डाल लेता हूं, वैसे हेडिंग डालने की तो खैर आवश्यकता नहीं है। अच्छा, मैं क्या लिख रहा हूं, चंपारण पहले लिखना है ना, चंपारण, चंपारण। तो यहां चंपारण में सत्याग्रह हुआ, यही जो है महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था। इससे पहले पिछले वाले वीडियो में मैंने वीर मगास के बारे में बताया था और गिरमिट कानून के बारे में बताया था, जहां पर महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह की तैयारी तो की थी, लेकिन सत्याग्रह शुरू होने से पहले ही वहां उन्हें सफलता मिल गई थी। लेकिन जो चंपारण का जो मामला था ना, यहां का जो मामला था बहुत बड़ा मामला था, काफी पुराना मामला था। बहुत समय से वहां के जो किसान थे शोषित हो रहे थे, उन पर अत्याचार हो रहा था। तो ये जो चंपारण का मामला था ये जल्दी सुलझने वाला नहीं था। तो यहां पर जो है गांधी जी को सत्याग्रह करना ही पड़ा। तो आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी जी ने भारत में सबसे पहले सत्याग्रह कहां किया, तो चंपारण में, और ये सफल भी हुआ था। ध्यान रखेंगे, सबसे पहला सफल सत्याग्रह अगर बोले तो भी यही है, प्रथम सत्याग्रह, प्रथम सफल सत्याग्रह। वहीं अगर ऐसे पूछे कि महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया, तो वो दक्षिण अफ्रीका में किया था, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था। तो ये कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। 1916 में लखनऊ अधिवेशन, जहां पर राजकुमार शुक्ल गए हुए थे। तो फिर 1917 में ये फिर चंपारण आ जाते हैं। राजकुमार शुक्ल, इन्होंने जो है इनको आमंत्रित किया था। काफी बार पूछा गया है राजकुमार शुक्ल, कुछ पुस्तकों में ना राजकुमार शुक्ल के स्थान पर रामचंद्र शुक्ल भी लिखा हुआ मिल जाता है, तो उससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अब महात्मा गांधी जी जो है स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है हम लोग आएंगे, हम वहां आएंगे, सत्याग्रह करेंगे, लेकिन आपको जो है हमारा पूर्ण सहयोग करना है। यहां पर राजकुमार शुक्ल जी के अलावा वहां के काफी सारे युवा नेता भी थे जो उस समय युवा थे और इस तरह की गतिविधियों में भाग ले रहे थे। कुछ नाम आप लोगों को याद रखना है जो अक्सर पूछा जाता है। राजेंद्र प्रसाद, वही राजेंद्र प्रसाद जो कि देश के प्रथम राष्ट्रपति बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको बाबू राजेंद्र प्रसाद भी बोला जाता है ना, वो थे। उनके बाद याद रखेंगे बृज किशोर प्रसाद, बृज किशोर प्रसाद, मजहर उल हक, मजहर उल हक, महादेव देसाई,
महादेव देसाई, नरहरि पारेख, उसके बाद जेबी कृपलानी, ये सब जो हैं यहाँ पर महात्मा गांधी जी के सहयोगी की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये सब वहाँ के लोकल होते हैं, बिहार के होते हैं, चंपारण के होते हैं, मतलब चंपारण के नहीं होते, उसके आसपास के होते हैं, बिहार के होते हैं। तो ये लोग जो हैं गांधी जी का वहाँ काफी सहयोग करते हैं, गांधी जी के साथ गांव गांव का दौरा भी ये लोग करते हैं। अब महात्मा गांधी जी जो हैं चंपारण पहुंचते हैं तो एक स्टेशन है मोतिहारी रेलवे स्टेशन, वहां पर ये पहुंचते हैं, और जैसे ये पहुंचते हैं वैसे ही इनको ऑर्डर दिया जाता है कि आप यहां काहे के लिए आए हो, वापस जाइए, आपके यहां रहने से गड़बड़ी हो सकती है। वहां का जो पुलिस प्रशासन होता है ना, वो जो है गांधी जी को वापस लौटने का हुक्म सुनाती है। ऐसा कोई सरकारी आदेश नहीं था, बस इनको डराया जाता है कि आप यहां नहीं रह सकते, अगर आप यहां रहोगे तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। गांधी जी बोलते ठीक है गिरफ्तार कर लो, मैं गिरफ्तार होने को भी तैयार हूं, लेकिन मैं यहां से वापस नहीं जाऊंगा, मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूं, जब मैं कोई गड़बड़ी करूं मुझे गिरफ्तार कर लेना, मैं बिल्कुल इस चीज के लिए तैयार हूं। अब महात्मा गांधी जी को जो पुलिस जो डरा रही थी भाई, वो खुद डर जाती है, भाई ये आदमी तो डरा नहीं, तो वो वापस चली जाती है। और गांधी जी फिर वहां के जो लोकल लोग होते हैं, जैसे राजकुमार शुक्ल हो गए, बाकी लोग, तो वो परिस्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई आखिर मामला क्या है। तो बात करते हैं कि चंपारण में जो वहां के जो किसान थे, आखिर उनकी समस्या क्या थी, इस पर अब हम लोग आते हैं। तो देखिएगा, एक प्रथा का जिक्र होता है, 3 कठिया प्रथा। 3 कठिया प्रथा, यही जो है समस्या की जड़ थी, 3 कठिया प्रथा। और ये जो समस्या थी ना, चंपारण की जो समस्या, अच्छा यहां मैं एक चीज बता दूं, ये जो समस्या थी, जो 3 कठिया वाली जो प्रथा है, ये समस्या थी किसानों की, ये जो समस्या है केवल चंपारण की समस्या नहीं थी, ये लगभग संपूर्ण बिहार की समस्या थी। हर एक उस स्थान की समस्या थी जहां पर नील की खेती किया जाता था। किसकी खेती? नील की खेती। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना कि जो अंग्रेज हैं वो किसानों को नील की खेती के लिए बाध्य किया करते थे। तो जो नील की खेती जहां जहां होती थी वहां पर जो है ये समस्या थी। लेकिन चंपारण वो एक ऐसा क्षेत्र था, वो गंगा के मैदान में आता था, तराई वाला क्षेत्र था, बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र था, तो वहां पर नील का उत्पादन कुछ ज्यादा ही होता था और यहां के किसान सबसे ज्यादा शोषित थे। और जो राजकुमार शुक्ल थे वो खुद चंपारण के थे, तो आंदोलन वहीं से जो है शुरू होता है। बादी समस्या जो है आसपास दूसरे स्थानों में भी थी। तो समस्या क्या थी? तो ये 3 कठिया प्रथा, 3 कठिया प्रथा को अगर मैं बताऊं एक शब्दों में, तो इस 3 कठिया प्रथा के अनुसार किसानों को अपने खेत के 3/20 भाग में नील की खेती करनी अनिवार्य होती थी। जो भी किसान अंग्रेजों के साथ अनुबंध करता था उसको जो है 3 कठिया प्रथा के अनुसार 3/20 भाग में क्या करना पड़ता था? नील की खेती। लेकिन वास्तव में ये जो समय है 1917, इस समय में वहां किसी भी प्रकार का नील की खेती नहीं होती थी, क्योंकि इस समय तक रासायनिक रंग आ चुके थे। नील से क्या तैयार होता था? रंग तैयार होता था ना, लेकिन इस समय तक रासायनिक रंगों का प्रयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया था, नील की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो मामला क्या था? तो देखिए ये जो चीज है ना 19वीं शताब्दी से शुरू हुआ था। 19वीं सदी क्या था कि जब अंग्रेजों का उत्तर भारत में अधिकार हो जाता है 19वीं शताब्दी में, उससे पहले उन्होंने बंगाल पर अधिकार कर लिया। अब ये जो जगह था यहां पर नील की खेती बड़ी अच्छी होती थी, तो अंग्रेजों ने क्या किया, यहां के किसानों को पकड़ना शुरू किया। कब की बात है? 19वीं शताब्दी, मतलब कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उस जमाने में। तो जो अंग्रेज हैं वो किसानों को पकड़ती कि भाई नील की खेती करो। अब क्या हुआ, एक अधिनियम हम लोगों ने पढ़ा था, चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 के तहत क्या हुआ था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। चाय और चीन के साथ व्यापार को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हक में था, बाकी दूसरे जो व्यापारिक अधिकार थे उसको समाप्त कर दिया गया 1813 में। और ब्रिटेन के जो दूसरी व्यापारिक कंपनियां हैं, दूसरे जो लोग हैं, वो व्यापार करने के लिए भारत आ सकते थे। तो 1813 के बाद ना बहुत सारे अंग्रेज व्यापारी भारत में आना शुरू करते हैं और यहां पर जो है अलग अलग तरीके से व्यापार करना शुरू कर देते हैं। उन्हीं में से एक था
बागान जो नील की खेती करने वाले, उन्हीं में से कुछ जो व्यापारी थे वो नील का कारोबार करते थे। नील उस समय काफी इंपॉर्टेंट चीज हुआ करता था कपड़ों को रंगने के लिए, और भारत की जो भूमि थी वो नील के उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त थी। तो 1813 के बाद बहुत सारे व्यापारी अंग्रेज जो हैं, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं थे, वो अलग थे, वो भारत में आते हैं और इस क्षेत्र में काफी सारे नील बागान स्थापित करते हैं। नील के बागान लगने शुरू हो जाते हैं, किसानों के साथ अनुबंध करना शुरू हो जाता है। मतलब कि किसानों के साथ ये लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, किसानों के पास जाते हैं कि भैया तुम जो है अपने खेत में अपने खेत के तीसरे हिस्से में नील की खेती करोगे, हम तुमको अच्छा खासा पैसा देंगे। उनको जो है एडवांस पैसा भी दे देते थे, लेकिन उतना नहीं देते थे जितना उसका मूल्य होता था, हमेशा कम ही होता था। तो किसान लोग जो है शुरू में सोचे कि भाई फायदे का सौदा है, लेकिन बाद में उनको पता चला कि ये जो नील है ये खेत को नुकसान पहुंचाती है, खेत की उत्पादकता को कम कर देती है। नील की खेती करने के बाद अगर उसमें कोई दूसरा फसल लगाएंगे तो उसमें दूसरा फसल नहीं होता था। तो ये जो है किसानों के लिए बड़ा दिक्कत वाली बात होती थी। और जो अंग्रेज थे ना, जो बसने लगे थे, क्योंकि भाई जो अंग्रेज सरकार थी वो दूसरे अंग्रेजों का वहां पर पक्ष लेगी ही लेगी, खुद गोरे गोरे चाहे वो कुछ भी हो। तो जो अंग्रेज थे, बागान मालिक थे, जो नील के व्यापारी थे, जो नील का कारोबार करते थे, वो लोग जो है किसानों को नील की खेती करने के लिए बाध्य करते थे। और जो स्थानीय प्रशासन होता था वो इन नील व्यापारियों के समर्थन में कार्य करती थी, तो वो भी जो है बढ़ावा देती थी कहीं ना कहीं। तो यहां पर जो है किसानों के साथ ये 3 कठिया प्रथा के अनुसार ये 3/20 भाग वाला अनुबंध किया जाने लगा। अब चलो जो भी है, किसान नील की खेती करते थे, उनको थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता था, लेकिन जितना होता था उतना नहीं मिलता था। अब दिक्कत कहां से शुरू होती है, तो देखिए क्या होता है, ये जो 19वीं शताब्दी के आरंभिक दशक में ये वाली प्रथा शुरू हुई थी, लेकिन 19वीं शताब्दी के समाप्त होते होते, जिस समय अपना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना ना 1885 में, तो लगभग उसी आसपास जर्मनी में रासायनिक रंगों की खोज हो जाती है। जर्मनी जो एक देश है ना यूरोप में, वही हिटलर वाला जर्मनी, तो जर्मनी में रासायनिक रंगों का उत्पादन शुरू हो जाता है बड़े पैमाने पर। और अब जो है धीरे धीरे ये जो नील जो कपड़ों को रंगने के काम आता था वो जो है मार्केट से गायब होना शुरू हो जाता है। गायब होना मतलब इसकी खरीदी जो है बंद हो जाती है। लोग जो है अब रासायनिक रंगों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। अब जो है नील का जो व्यापार है वो चौपट हो जाता है, धीरे धीरे चौपट होने लगता है, नील की मांग कम होती है। तो इधर जो नील बागान के जो मालिक हैं, अच्छा यहां जो नील बागान के मालिक है ना, उन्होंने नील एसोसिएशन बना रखा था, बागान एसोसिएशन बना रखा था। क्या बना रखा था? बागान एसोसिएशन। और ये बहुत पैसे वाले होते थे, तो ये जो स्थानीय सरकार होती थी ना, उनको भी खिला पिला करके अपनी तरफ करके रखे हुए होते थे बागान एसोसिएशन वाले, जो बागान मालिक थे, जो भी नील के व्यापारी थे वो लोग। अब चूंकि रासायनिक रंग आ गया जर्मनी में, रासायनिक रंग फैक्ट्रियों में कलर बनने लगा, तो अब जो है नील की आवश्यकता नहीं होती थी, तो अब नील का कारोबार ठप होने लगा। लेकिन ये जो बागान एसोसिएशन है, जो नील के व्यापारी हैं भाई, उन्होंने बहुत सारा पैसा लगाया है, बागान खड़ा किया है, अब कारखाने लगाए होंगे नील से रंग बनाने के लिए, तो उनका तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उनको अपना व्यापार बंद करना पड़ेगा, दूसरा व्यापार शुरू करना होगा, तो काफी नुकसान हो जाएगा। तो इन बागान एसोसिएशन वाले जो बागान मालिक है, नील के व्यापारी हैं, अब वो जो है अपनी भरपाई कैसे करें इसके बारे में सोचने लगे। दूसरी तरफ जो किसान थे ना, जो नील की खेती करते थे, वो हमेशा ये चाहते थे कि ये जो नील की खेती उनको जबरदस्ती करनी पड़ती है अपने खेत के 3/20वें भाग में, तो ये उसको न करना पड़े। वो हमेशा सोचता था कि इससे मैं किस तरह से मुक्त हो जाऊं। इससे मुक्त होने का भी तरीका था। देखो, एक बार आप कोई करारनामा कर लेते हो ना, किसी पेपर पे आप हस्ताक्षर कर लेते हो, अंगूठा लगा लेते हो कि हाँ भैया मैं तेरे साथ जो हूं 10 साल तक काम करूंगा, 20 साल तक काम करूंगा, आजीवन काम करूंगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप उसको तोड़ नहीं सकते। अगर आप उसको तोड़ोगे, काम करने से मना करोगे, तो आपके ऊपर कार्यवाही होगी। फला आदमी दिखाएगा, देखो इसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको ऐसे नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन यहां पर अगर कोई नील
की खेती करने वाला किसान अगर इससे मुक्त होना चाहता था ना, उसके लिए ये जो बागान मालिक थे, इन्होंने स्थानीय सरकार के साथ मिल करके एक अपने हिसाब से कानून बना लिया था, जिसको लगान कानून बोला गया। क्या होता था, ठीक है तुम नील की खेती नहीं करोगे, ठीक है मत करो, लेकिन तुमको जो है बड़ा हुआ लगान देना पड़ेगा, मतलब तुमको अतिरिक्त कर देना होगा। दूसरा किसान जो अगर नील की खेती कर रहा है या फिर इस तरह के अनुबंध से मुक्त है, वो कम लगान देगा, अपना धान लगाए, गेहूं लगाए उसमें। लेकिन जो नील की खेती करने वाला किसान नील की खेती को त्यागना चाहेगा, उस अनुबंध से मुक्त होना चाहेगा, तो वो लगान कानून के अनुसार उसको अतिरिक्त कर देना होगा, ज्यादा। तो ये था मतलब कि भाई आप नील की खेती करो या न करो, आपको जो है एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा। नील की खेती करने से क्या, उसका जमीन खराब हो रहा है, दूसरा फसल ढंग से नहीं हो पा रहा है। अब रासायनिक रंग आने लगा, तो किसानों को अब लगने लगा कि भाई चलो अब जो है हमको इस नील की खेती से मुक्ति मिलेगा, ऐसा किसानों ने सोचा। लेकिन यहां पर जो अंग्रेज थे, जो नील के कारोबार से जुड़े हुए थे, मोटा मुनाफा कमा रहे थे और काफी कुछ बड़ा रकम उन्होंने निवेश कर रखा था, तो वो जो रकम है जो उन्होंने निवेश किया था वो डूबने का खतरा था। अब इन्होंने क्या किया, जो नील एसोसिएशन, जो बागान मालिक थे, उन्होंने क्या किया, इसकी भरपाई किसानों से करने की उन्होंने ठान ली। किनसे? किसानों से। अब देखो ये जो 3 कठिया प्रथा था वो जस का तस बना रहा। अब इन्होंने बोला कि किसानों को कि हम जो है तुमको इस नील की खेती वाला जो अनुबंध है उससे मुक्त करेंगे, लेकिन तुमको जो है जो लगान वाला बनाए थे ना, लगान कानून, वही वाला चीज को लागू कर दिया कि आज से तुम लोग नील की खेती नहीं करोगे, लेकिन चूंकि लगान कानून के तहत तुमको अतिरिक्त कर देना होगा, एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा, यह चीज बोला गया और जबरदस्ती उसको वसूला भी जाता था। इसके अलावा किसान जो भी उत्पादन करता था, चाहे वो धान लगाए, गेहूं लगाए, कोई फल लगाए, कपास लगाए, कुछ भी लगाए, वो जो है इनको ही बेचना था। जो पहले इनके जो मालिक थे ना, जो नील का कारोबार करते थे, उनको ही बेचना था। और कितने में बेचेंगे ये लोग डिसाइड करते थे। तो भाई ये लोग कम से कम दाम में खरीदेंगे ना। अब देखो टैक्स भी ले रहे हैं, वहां की सरकार के साथ मिलकर के एक्स्ट्रा टैक्स वसूल करने लगे। मतलब कि सरकार को तो जितना है उतने ही देते रहे होंगे, जो इनका जो मेन है, जो वायसराय है, जिसके पास जाता रहा होगा, उसको तो जितना है उतने ही देते रहे होंगे, बाकी ये लोग खुद खा जाते रहे होंगे। वहां का जो लोकल गवर्नमेंट रहा होगा, जो वहां के कमिश्नर वगैरह, वो लोग खाते रहे होंगे। बाकी ऊपर का मान लो 20% टैक्स लेना है, तो ये लोग कितने लेंगे, 40 ले लेंगे, 30 ले लेंगे, इस टाइप से जो लगान कानून है ना एक्स्ट्रा। तो ये चीज इन्होंने करना शुरू कर दिया। मतलब कि नील की खेती नहीं होती थी इस समय, 1917 की स्थिति में नील की खेती नहीं होती थी। लेकिन जो जो किसान पहले नील की खेती करने के लिए अनुबंध कर रखा था, उसको उस अनुबंध से बाहर आने के बाद अतिरिक्त लगान देना पड़ रहा था। तो यही समस्या क्या थी, चंपारण की। अकेले चंपारण की नहीं थी, उसके आसपास के बहुत सारे क्षेत्रों की यह समस्या थी। मतलब एक तरह से यहां के जो सरकार थी, चंपारण की जो लोकल गवर्नमेंट थी, वो इन नील व्यापारियों के साथ मिलकर के किसानों से अतिरिक्त राजस्व वसूली कर रही थी। तो ये इनकी समस्या थी। गांधी जी को बताया जाता है कि इस टाइप का समस्या है। अब गांधी जी वहां के लोगों को एकजुट करते हैं और बोलते हैं कि किस तरह से काम करना है। मतलब गांधी जी का जो तरीका था ना, तो बताते हैं कि आपको सत्याग्रह करना है बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से, शांतिपूर्ण ढंग से। आपको हाथ नहीं उठाना है, हिंसा नहीं करना है। आपको जेल में डाला जा सकता है, आपको मारा जा सकता है, पीटा जा सकता है, लेकिन आपको जो है हिंसा किसी भी प्रकार से नहीं करना है। लोग तैयार हो जाते हैं, क्योंकि लोगों ने उनके बारे में पढ़ा था कि भाई उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इसी तरीके से वहां की सरकार को झुका दिया था। गांधी जी ने बोला थोड़ा सा समय लग सकता है, सब्र रखो। तो ये चीज होता है। अब जो है आंदोलन शुरू हो जाता है, सत्याग्रह शुरू हो जाता है। इस बीच जो है गांधी जी को वहां से बाहर निकलने को बोला जाता है कि तुम यहां गड़बड़ कर रहे हो, बाहर निकलो, इस टाइप से। अब जो सत्याग्रह है वो चलता है ठीक ठाक लंबे समय तक, और गांधी जी मांग करते हैं कि जांच किया जाए। और गांधी जी अपने स्तर पर भी वहां जांच करते हैं। जो वहां के जो लोकल जो नेता थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, जितने भी मैंने पहले नाम बताए ना, जेबी कृपलानी, ये सब मिलकर के वहां जांच करते हैं और चीजों को सही पाते हैं। इसके बाद ये जो सत्याग्रह आंदोलन चलता है, इसके बाद वहां की जो सरकार है वो झुक जाती है। मतलब देखो वहां की जो लोकल गवर्नमेंट है ना, उसको डर लगता है कि
भाई उनकी पोल कहीं खुल न जाए। हालांकि पोल तो खुली जाती है, लेकिन अगर ये जो सत्याग्रह ज्यादा लंबा चलेगा तो जो ऊपरी सरकार है वो उसके ऊपर जो है एक्शन ले सकती है। तो यहां पर वो जो है समय रहते इस चीज को रोकने की कोशिश करती है और गांधी जी को बोलती है ठीक है, हम जो है ये जो भी यहां आप समस्या बता रहे हो, किसानों के ऊपर जो अतिरिक्त राजस्व लिए जाने का आरोप लगा रहे हो, इसके लिए हम एक जांच कमेटी बनाएंगे। और गांधी जी बोलते हैं कि अगर ऐसा कोई जांच कमेटी बनेगा तो उसमें भारतीय सदस्य भी होगा। तो वो जो जांच कमेटी बनती है उसमें महात्मा गांधी जी को भी शामिल किया जाता है। लेकिन गांधी जी बोलते हैं कि मैं इस जांच कमेटी में तो शामिल होऊंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। वो बोलते हैं कि कोई भी निर्णय लीजिए जांच कमेटी के द्वारा, अगर उस निर्णय से हम संतुष्ट नहीं होंगे तो हम फिर से सत्याग्रह करेंगे, और जो भी निर्णय लिया जाएगा, जो भी कार्य किया जाएगा, उसमें जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो कि इस समस्या से पीड़ित हैं उनकी राय भी ली जाएगी। तो ये तमाम चीजें कही जाती है। तो जांच समिति बनती है और बाकायदा जो है जांच शुरू होती है। महात्मा गांधी जी भी इसमें शामिल थे और जांच समिति अपनी जब रिपोर्ट पेश करती है तो उसमें बताया गया था कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहां के किसानों से अतिरिक्त राजस्व वसूल किया जा रहा है वो बिल्कुल सत्य है। मतलब कि यहां जो नील कारोबारी हैं वो यहां के लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलकर के किसानों पर अतिरिक्त टैक्स लगा रही है, अतिरिक्त राजस्व वसूल कर रही है। तो इस चीज को सही पाया जाता है और क्या किया जाता है कि ये जो नील व्यापारी हैं इनको आदेश दिया जाता है कि तुमने जितना भी रकम अतिरिक्त राजस्व के रूप में वसूल किया है उसमें से 25% किसानों को वापस करना होगा। तो यहां पर किसानों की जीत होती है। इसके अलावा ये जो नील कारोबारी है ना, वो अपना बोरिया बिस्तर समेट करके 10 वर्ष के भीतर वहां से निकल चलते हैं। भाई अब क्या करेंगे, नील की खेती हो नहीं रही है, प्लस ये लोग जो शोषण कर रहे थे वो भी समाप्त हो गया, तो वहां रहने का क्या फायदा। जो भी बचा कुचा इनका प्रॉपर्टी होता है सबको बेच बाच करके नील कारोबारी जो भी बागान मालिक थे सबके सब यहां से निकल लेते हैं 10 साल के अंदर अंदर। तो ये इस तरह से चंपारण में सत्याग्रह होता है और इसमें जो है महात्मा गांधी जी का जो सत्याग्रह का जो तरीका था उसके बल पर विजय प्राप्त होती है। मतलब कि कहीं पर कोई हाथापाई नहीं हुई, वहां के किसानों ने गांधी जी ने जैसा कहा वैसा वो करते चले गए। थोड़ा सा समय लगा, 6 महीना 7 महीना कुछ तो समय लगा, लेकिन इनको जो है सफलता मिली ही मिली। तो यहां कुछ चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे कि 3 कठिया प्रथा काफी बार पूछा गया है। नील की खेती याद रखेंगे, 3/20 याद रखना है आप लोगों को। जर्मनी में रासायनिक रंग सबसे पहले शुरू हुआ था, ये सारा कुछ याद रखेंगे। तो अच्छा, ये जो सत्याग्रह हो रहा था ना, चंपारण सत्याग्रह, तो इसमें जब महात्मा गांधी जी को सफलता मिली तब रविंद्रनाथ टैगोर उन्होंने जो है महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। हम लोग महात्मा गांधी को बोलते हैं ना महात्मा गांधी, तो ये जो महात्मा मतलब महान आत्मा, ये किन्होंने इनको उपाधि दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनको उपाधि दी थी। वैसे ना इससे पहले और किसी ने भी महात्मा गांधी जी को महात्मा कहा था, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन उसको जो है नहीं माना जाता है। मैं बताऊंगा इस बारे में कभी आप लोगों को, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जी आप लोगों को ध्यान में रखना है। इससे पहले महात्मा गांधी जी क्या थे, MK गांधी, मिस्टर गांधी, बैरिस्टर गांधी, इस टाइप से। तो ये महात्मा। वहीं महात्मा गांधी जी को बापू किसने कहा, तो देखिए गुजरात में क्या होता है, पिता को बापू कहा जाता है। तो महात्मा गांधी जी के जो अनुयायी थे, जो उनके साथ थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए और बहुत सारे लोग, तो वो जो है गांधी जी को प्यार से बापू कहते थे, एक पिता तुल्य। मतलब जो गांधी जी हैं एक तरह से नेहरू जी के पिता तुल्य थे। लगभग जो गांधी जी के जो बड़े बेटे थे ना, हरिलाल, शायद उनसे भी छोटे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो गांधी जी के बेटे जैसे थे। तो जवाहरलाल नेहरू हो गए और बहुत सारे जो नेता थे वो बापू कहते थे, तो बापू का याद रखेंगे। और महात्मा जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने। वहीं राष्ट्रपिता किसने कहा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। राष्ट्रपिता एक ऐसे व्यक्ति ने कहा है जिसको आप सभी लोग बहुत मानते हैं, और गांधी जी का ना उनके साथ थोड़ा सा वैचारिक मतभेद थे, बाकी मनभेद नहीं थे लेकिन वैचारिक मतभेद थे। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे लेकिन विचार दोनों के अलग अलग थे। तो आप लोग बताइएगा कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। इसके अलावा एक और व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, एंड्रयूज। क्या नाम, एंड्रयूज। मैं यहां लिखूंगा एंड्रयूज। एंड्रयूज सही लिख रहा हूं क्या मैं, एंड्रयूज ऐसे लिखेंगे, एंड्रयूज। एंड्रूज
कि यू भी आएगा क्या? ये जो एंड्रूज है ना, इनको दीन बंधु कहा जाता है। क्या बोला जाता है? दीन बंधु एंड्रूज, दीन बंधु एंड्रूज। तो ये भी जो है इसी समय महात्मा गांधी जी से मिलते हैं। जब महात्मा गांधी जी चंपारण होते हैं, यहीं पर वो आकर के गांधी जी से मिलते हैं और उनके फिर भक्त बन जाते हैं। देखो बहुत सारे जो यूरोपीय है ना, जैसे अंग्रेज हो गए, कई सारे जर्मन हो गए, फ्रेंच हो गए, इसके अलावा कई सारे अमेरिकन भी हो गए, अफ्रीकी तो थे ही थे, काफी सारे लोग जो है बाहर के लोग गांधी जी को बहुत मानते थे। कई तो उनके साथ ही बने रहे यहां पर भारत में। उनमें से एक दीन बंधु एंड्रूज भी है। मीराबेन का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, वो भी जो है फॉरेनर थी। तो ये था भाई चंपारण सत्याग्रह। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।